वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज तो वाक़ई सारे खुशबाश होंगे और सबकी सुबह अच्छी रही होगी। आज है 6 दिसंबर 2025 जिसका मतलब है कि कल 5 दिसंबर को आपकी फर्स्ट प्रोविज़नल रैंक लिस्ट आ चुकी है यूएचएस की तरफ से। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप सबके रैंक्स रहे? सबसे पहले तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो देख रहे हैं वीडियो को, तो उसके हिसाब से मैं देखना चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स कहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद अब ज़ाहिर है जैसे-जैसे रैंक लिस्ट आई है उसके बाद अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं और स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे डीएम्स में फ़ेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी भर-भर के आ रहे हैं। तो मैं उन सबको मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और मैं बारी-बारी आपको वो सब बताता जाऊँगा। तो आपने ये वाली वीडियो आज की जो है ना वो लाज़मी सारी सुननी है क्योंकि ये आप सबके काम की होगी और कहीं न कहीं इसमें आपका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ना, तो उसके लिए आप मेरा नीचे लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप का मिशन एमबीबीएस बाय मेडिकोज यूनाइटेड उसका ग्रुप आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो वो आपने लिंक जॉइन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कल जो रैंक लिस्ट हमारी यूएचएस की तरफ से आई है, उसके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं और क्या उससे हमें मज़ीद पता चलता है और उसमें एक जो बड़ा फैक्टर हमें नज़र आया, जैसे कि आपने सईद एमडी कैट ऑफिशियल की अगर वेबसाइट पे भी देखा हो, तो वहाँ पे भी एक आपको फिगर मिला होगा ऑलमोस्ट 500 ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स का। ये एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है, उसके बाद जैसे कि ज़फ़र सईद भाई ने कहा है कि ऑलमोस्ट 200 टू 250 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो इनकी वजह से रैंक्स में क्या वेरिएशन आ सकती है, पहली लिस्ट में क्या होगा, दूसरी में उसके बाद कहाँ तक मेरिट जा सकता है, आपकी कैटेगरी कहाँ तक फ़ॉल करती है, आप कौन से कॉलेज में जा सकते हैं अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट के मुताबिक। तो और प्रेफ़रेंस लिस्ट के हिसाब से भी काफ़ी सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो मुझे जो-जो मिलते गए हैं मैंने सब लिख लिए हैं और मैं आपको थोड़ा-थोड़ा 2-2 मिनट में आपको गाइड करता रहूँगा उसमें। तो सबसे पहले तो जो आपके ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, इनको ऊपर अभी तक यूएचएस की तरफ से कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसकी वजह से ये अपना कॉलेज लीव ना कर सकें। तो आप जो जिन स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया और जो वाक़ई विलिंग हैं, वो अपना कॉलेज लीव कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू, जो आपने अपने प्रिंसिपल से रिस्पेक्टिव कॉलेज के साइन करवानी होगी और बाकी अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेनी होगी, वो एक लेटर आपको बनवाना होगा। उस लेटर का टेम्पलेट भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप इसलिए मैंने आपको कहा कि आपकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ग्रुप में होंगे, आप जॉइन कर लें। तो वो लेटर आपने सिंपली बनवाना है और आपने अपने प्रिंसिपल से इजाज़त लेनी है। वो लेटर लेके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने हैं और एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग न्यू कॉलेज में आपको वो प्रिंसिपल का परमिशन लेटर भी साथ सबमिट करवाना होगा। तो ये परमिशन लेना अभी ज़रूरी है क्योंकि जॉइनिंग की डेट आपकी आने वाली है 9, 10, 11 दिसंबर को। तो आप ये अगर वाक़ई विलिंग है, कुछ लोगों ने तो जैसे कि अप्लाई करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जो वाक़ई छोड़ने वाले हैं, तो वो अपना ये काम पूरा कर लें। अच्छा, अब जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं और जो रिपीटर्स हैं, जो इनकी वजह से ऑलरेडी इनरोल्ड की वजह से अपने रैंक को थोड़ा-सा समझ रहे हैं कि फ्लक्चुएट हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा होना है। आम तौर पे आपका जो एमबीबीएस का एडमिशन्स है, वो 3400 रैंक तक आपके एमबीबीएस के एडमिशन्स होते हैं और ऑलमोस्ट 3650 हाँ, 3650 तक आपके जो है, वो बीडीएस के एडमिशन्स हो जाते हैं। तो अब इस दफ़ा आप जो है वो इस रैंक में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। ये नीचे आएँगे और मज़ीद नीचे आएँगे। कहाँ तक आ सकते हैं? आप देखें इसमें लिस्ट में कुछ डुप्लिकेट्स भी हैं, जो नाम 2 दफ़ा आए हुए हैं रैंक लिस्ट के अंदर। वो ज़ाहिर है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में रिमूव हो जाएँगे और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ आपने केसेस सुने होंगे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं है। असल में ऐसे हुआ था कि 18 से 21 नवंबर की जो टाइम था, आपको याद होगा वेबसाइट काफ़ी ग्लिच कर रही थी। उस टाइम जिसने फ़ोर्सफुली पेमेंट करने की कोशिश की ना चालान से, वन बिल के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू, तो उनका जो है पेमेंट हो गई रिटर्न और उनका चालान एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस वजह से उनका नाम नहीं आया। अब ये उन स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो यूएचएस के पास ये कंप्लेन करें और अपनी आवाज़ वहाँ तक उठाएँ, वरना यकीन करें आपका जो जितनी मेहनत थी वो ज़ाया हो जाएगी। आपका नाम अगर फर्स्ट लिस्ट में ना आ सका, तो फिर आगे आप समझ लें आपका टोटली रिमूव हो चुके हैं लिस्ट से। हालाँकि ये जो फ़ॉल्ट है वो यूएचएस की साइड से आपकी नहीं है, लेकिन आपको अपनी हक़ के लिए आवाज़ बुलंद ज़रूर करनी पड़ेगी, आपको बताना ज़रूर पड़ेगा यूएचएस को। आप अपनी जो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी पोर्टल पे है, उसके फ़ोटोज़ एंड स्क्रीनशॉट्स यूएचएस को मेल करें और अगर किसी के लिए पॉसिबल है, तो वो जाए खुद पर्सनली यूएचएस ऑफ़िस में और वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट बताए। अच्छा, अब आपके रैंक्स जो हैं, अगर बिलफ़र्ज़ 100 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी इस टाइम लिस्ट में मौजूद हैं ऑलरेडी एनरोल्ड वाले, लेकिन वो अप्लाई नहीं फर्स्ट लिस्ट से करेंगे, तो आपको सेकंड लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 100 से 150 रैंक्स का ड्रॉप मिल सकता है। यानी कि आपका 3500 तक एमबीबीएस और 3750 तक आपके बीडीएस के एडमिशन्स जा सकते हैं।
ये चेंज फिर वैल्यू कर सकती है, क्योंकि अभी हमें असल में नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स वाक़ईतन अप्लाई करेंगे, कितनों ने जो है वो ऐसे ही बिला वजह अप्लाई किया था और वो बाद में छोड़ने वाले हैं। ये हमें फिगर नहीं पता, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट के बारे में, कि कॉलेज वाइज कट ऑफ हमारा क्या हो सकता है। तो ये मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे खुद जो है रैंक्स के पिछले साल के रैंक्स के साथ कंपेयर करके इस लिस्ट को मैंने बनाया है, और ये आप देख सकते हैं केई से मैंने स्टार्ट करके एंड नारोवाल मेडिकल कॉलेज तक आपको बताया है। अब देखें, इस लिस्ट में मैंने जैसे नीचे लिखा है एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, तो इसकी वजह ये है कि आप देखें लास्ट ईयर जो है वो यूएचएस की 17 लिस्टें लगी थी। अब एक भी स्टूडेंट अगर चेंज होता है तो दोबारा लिस्ट लग जाती है। तो ऐसे में कुछ बताना मुश्किल है कि एग्जैक्टली लास्ट का क्लोजिंग कहाँ होगी, लेकिन मैंने पिछले साल से कंपेयर करके इसको काफ़ी सोच समझ के ये लिस्ट बनाई है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी जो है वो इस रैंक तक ही आपको मिलेगी सारे की क्लोजिंग। इससे नीचे एग्रीगेट जा सकता है इंशाल्लाह, इससे ऊपर नहीं होगा नीचे जाने के, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स हैं। ये ऑलरेडी इनरोल्ड वाला सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके अलावा आपको मैंने काफ़ी सारे बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली यही होगा इससे, या फिर नीचे ही होगा, ऊपर इससे नहीं आने वाला। ये आपकी लास्ट क्लोजिंग हो सकती है। अच्छा, ये आपने इसको देख लें, इसको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपके लिए कॉलेज वाइज़ आपका सेफ़ एग्रीगेट कौन-सा है। तो सेफ़ एग्रीगेट और सेफ़ रैंक, एग्रीगेट मैं बता चुका हूँ, रैंक जो है वो आपका आपको सईद एमडी कैट ऑफिशियल की जानिब से भी बताया गया था। मैं उसे ये दोबारा शेयर कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप कि आपका जो रैंक है अगर वो इस हर कॉलेज के नंबर से ऊपर-ऊपर है, मतलब उससे ज़्यादा है, तो फिर आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट पे टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका रैंक नंबर 1 भी है ना और आपने नारोवाल को प्रेफ़र किया है केई पे, तो आप नारोवाल ही जाएँगे, आप केई नहीं जा सकते। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता दूँ, आप काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसने भी पूछा था कि अगर आपने एक हायर कॉलेज को ऊपर प्रेफ़र किया है और आपका नाम उस कॉलेज में आ गया, बिलफ़र्ज़ आपका केई और एआईएमसी के दरमियान में मेरिट था और आपने केई को प्रेफ़र किया, आपका फर्स्ट लिस्ट में केई में नाम आ चुका है। ये बात गौर से सुनिएगा, ये सबके लिए है। आपका नाम केई में आ चुका है और अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ना एआईएमसी जाना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल में। वो आपने नीचे रखा था। केई ऊपर था, अल्लामा इकबाल नीचे था, लेकिन आपका नाम केई में आ चुका है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं एआईएमसी जाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यूएचएस पोर्टल पे एक रिक्वेस्ट देंगे कि मेरा नाम जो है वो केई से एआईएमसी में मुंतकिल किया जाए। आपका नाम अगली लिस्ट के अंदर एआईएमसी में आ जाएगा। ये पॉसिबल है। यानी कि ऊपर वाले कॉलेज से आप नीचे वाले में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एआईएमसी को ऊपर रख दिया और आपका नाम एआईएमसी में आ गया, फिर आप केई में नहीं जा सकते, क्योंकि अब आपने केई को नीचे रखा है और वो हायर रैंक का कॉलेज है। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अब चेंजिंग्स आपको मैंने बता दी हैं कि किस तरह से रैंक की हो सकती हैं, कितनी-कितनी कहाँ पे पॉसिबल हैं। ऑलरेडी एनरोल्ड के बारे में आपको बता दिया। अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे ज़रूरी सवाल जो स्टूडेंट्स के मुसलसल चल रहा है, 2 नाम आप सुन के बड़े परेशान हैं, एफिडेविट, श्योरिटी बॉन्ड, ये पता नहीं क्या भला है, स्टाम्प पेपर पे जाके आपको सिग्नेचर करवाने हैं, कचहरी जाना होगा, एबीसीडी पता नहीं क्या कुछ आपको डरा रखा है स्टूडेंट्स ने, आस-पास वालों ने। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है भाई मेरे। आप मुझे कितने मैसेजेस आए भाई, एफिडेविट एफिडेविट का बता दें, ये होता क्या है, किस तरह का होता है, श्योरिटी बॉन्ड कैसे होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी अगर आपने देखी है तो मैंने बताया होगा कि असल में तो श्योरिटी बॉन्ड और एफिडेविट आप लोगों के लिए ओपन मेरिट के लिए होता ही नहीं है। ये सिर्फ जो स्पेशल कोटा पे अप्लाई करने वाले होते हैं और कुछ बातें और होती हैं स्पेशल, उनके लिए होता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना दी गई है, तो इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही लें। ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मतलब फॉर्मेलिटी ज़ाहिर है जमा लाजमी करवानी होती है, लेकिन कोई इतना कम्प्लेक्स काम नहीं है इसको बनवाना। तो सबसे पहले अब मेरी आपको मैं एक स्टोरी की सूरत में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको सारी बातें याद रहें। सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो आप अपना एक निकाल लें अपने कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपके पास होगा, अगर नहीं है तो अपने कॉलेज में जाएँ, सिर्फ 10 मिनट का काम है। वहाँ अपना रिज़ल्ट कार्ड दिखाएँ, अपना रोल नंबर वहाँ पे बताएँ और अपना रिज़ल्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा लें। अगर किसी ने इस साल नंबर इम्प्रूव्स किए हैं तो वो इम्प्रूवमेंट वाला निकलवा लें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बेहतर होगा। उसके बाद आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा सेकंड नंबर पे। वो आपको मैंने वो भी टेम्पलेट शेयर किया हुआ है ग्रुप में। आपने सिंपली क्या करना है, उसे प्रिंट करवाना है, अपना नाम लिखना है, क्रेडेंशियल्स अपने फिल करने हैं, सीएनआईसी वगैरह सब कुछ, और अपने किसी भी जानने वाले डॉक्टर के पास जाना है और उससे वहाँ पे साइन एंड स्टैम्प करवा लेने हैं पीएमडीसी ऑथराइज्ड के। वो मतलब कि उसको पीएमडीसी की तरफ से डिग्री जारी की गई होगी, उसके पास स्टैम्प होगी, वो स्टैम्प आपने लगवा लेनी है।
अब ये आपने काम करवाना है, इसके लिए आपको कोई वैक्सीन वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक ये सारी वैक्सीन लग चुकी होती हैं, टेटनस की, हेपेटाइटिस वगैरह की, तो आपको कोई वैक्सीन इंजेक्शन वगैरह दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका हो गया, फिर आपके जो बेसिक सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपकी आ जाती है मैट्रिक की सनद और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी की सनद और एफएससी का रिजल्ट कार्ड। याद रखिए ये दोनों चीज़ें जो है रिजल्ट कार्ड और सनद, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल यूज़ हो सकती हैं। आपके पास कोई एक भी आईबीसीसी से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है तो वो चल जाएगा। बेहतर है कि मैट्रिक की जो है वो सनद होनी चाहिए, बट अगर किसी वजह से सनद आपके पास नहीं है तो आईबीसीसी अटेस्टेड रिजल्ट कार्ड भी चल जाएगा। तो ये आपके पास हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया। डोमिसाइल के बाद आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास एमडी कैट का आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, और आपके पास आपकी अपनी सीएनआईसी की कॉपीज़, अपने फादर की सीएनआईसी की कॉपीज़, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपके पास लाजमी इनकी कॉपीज़ अटेस्टेड बाय अ गवर्नमेंट 17 ग्रेड या अबव के ऑफिसर से होनी चाहिए। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद आती है अगली चीज़ जिसने आपको परेशान कर रखा है कि ये श्योरिटी बॉन्ड और एफिडेविट। तो याद रखिए आप इसको बनवा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप जब अपने ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आईबीसीसी अटेस्टेड और ये गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्टेड, ये आप लेके जाएंगे इनकी कॉपीज़ को, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में ज्वाइनिंग देंगे, अपनी फ़ीस पे करेंगे, तो आपकी कॉलेज की तरफ से आपको कुछ टाइम बाद जो है वो ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, वो कभी भी इशू कर देते हैं। 2 महीने का टाइम होता है, उसके बीच में कभी भी आ जाएगा वो ज्वाइनिंग लेटर। तो फिर आपने वो श्योरिटी बॉन्ड और वो उसके एलिमेंट्स उसके अंदर ये मौजूद होते हैं, एफिडेविट और श्योरिटी बॉन्ड, और भी 1-2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपने तब प्रिपेयर करने होंगे, तब उनको बनवा के आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगली दफ़ा उनको साथ सबमिट करवाना होगा। ये अभी का मसला नहीं है, ये आपके कॉल लेटर्स जब आएंगे आपके कॉलेज की तरफ से तब आपने करवाना होगा ये सब कुछ। तो अभी जो मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ आप वो रेडी ज़रूर रखें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कुछ कॉलेज जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली आपको कहते हैं कि हमें अभी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आईबीसीसी अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए। तो इसलिए आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक प्रिंटेड कॉपी जो है वो अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको 5 साल तक अब नहीं मिलने वाले। ये आपकी जो डिग्रीज़ हैं ये आप 5 साल के लिए बंद हो चुकी हैं। अभी आपकी डिग्री एमबीबीएस की कंप्लीट होने के बाद ही मिलेंगे। तो अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास इनकी एक कलर्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस मैंने जो है वो काफ़ी सारे देखा है मैंने, वर्सटाइल बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि किसी कॉलेज में फ़ीस 35,000 तक है, तो किसी कॉलेज में फ़ीस 55,000 तक भी है। तो मैंने एक रेंज के साथ ये आपके साथ मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जब आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा, तो आपने यूएचएस की फ़ीस उसके पोर्टल पे पे करनी है। सबसे पहले तो आपका काम ये होगा, वो है 18,030 रुपये। ये आपने पे करनी होगी यूएचएस के पोर्टल पे। अगली आपकी फ़ीस आपने जब आप कॉलेज जाएँगे अपनी जॉइनिंग देने के लिए, विदिन 3 डेज़ आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा, तो आपने अपनी बेसिक ट्यूशन फ़ीस पे करनी होगी जो कि 35,000 से 50,000 तक हो सकती है। कुछ कॉलेज जो हैं वो एक्सीडिंगली हाई फ़ीस लेते हैं, जैसे कि क्यूएमसी जो है, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, उन्होंने लास्ट ईयर न जाने क्यों 56 या 57,000 रुपए फ़ीस चार्ज की थी। इसी तरह हॉस्टल के चार्जेज़ ये मैंने बताए हैं आपको। अब हॉस्टल में भी क्यूएमसी ने लास्ट ईयर पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन 75,000 रुपीज़ पर ईयर जो है वो उन्होंने चार्ज की थी। फ़ीस बहुत ज़्यादा थी ये दूसरे कॉलेज के मुकाबले में, और उनके कॉलेज के हालात जिस तरह के हैं वो बाकी कॉलेज से उल्टा कम होनी चाहिए उनकी फ़ीस, लेकिन क्या वजह थी कि उन्होंने इतनी फ़ीस जो है वो स्टूडेंट से ली है। बहरहाल उसके अलावा आपके मेस चार्जेज़ होंगे, और इनके अलावा आपके कुछ सिक्योरिटी चार्जेज़ होते हैं, हॉस्टल सिक्योरिटी चार्जेज़ एंड मेस सिक्योरिटी, वो रिफंडेबल होते हैं, एक दफ़ा आपने पे करने होते हैं। तो वो भी शामिल होते हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं होते, 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये इतनी फ़ीस होती है, और वो रिफंडेबल होते हैं। आपकी डिग्री के बाद आपको वो चार्जेज़ वापस मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट आपके पास इन टोटल एक अमाउंट लमसम देखी जाए तो 1,40,000 टू 50,000, 50,000 मैं इसलिए कह रहा हूँ ब्रॉडर के ज़्यादा होगी तो कोई बात नहीं, वो आपकी जेब में ही रहने हैं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो इन शॉर्ट आपके पास 1.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आपको आगे किसी भी किस्म के कहीं भी पेमेंट में मसला ना आए, और आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी होने चाहिए। अब थोड़े दिन रह गए हैं, आज 6 तारीख हो गई है, 9 को आपकी पहली लिस्ट लग जाएगी, और उसके बाद से आपकी काउंटडाउन स्टार्ट है। 9, 10, 11 तक आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जाके कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी है।
तो बेस्ट ऑफ लक सबको। अब ज़ाहिर है जब लिस्ट लगी है उसके बाद काफ़ी सारे जो हैं वो बातें क्लियर हो गई हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो उम्मीद लगा के बैठे थे उनका नहीं भी हो सका, ज़ाहिर है ये पार्ट ऑफ द गेम है। और जो कामयाब हुए हैं उनको सबको मेरी तरफ से, भाइयों को बहनों को मुबारकबाद हो, उनकी फैमिलीज़ को, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, आपके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है। बाकी सबके लिए दुआ कीजिए कि उनके लिए बेहतरी हो, मेरे लिए बेहतरी हो, आपके लिए बेहतरी हो। तो बाकी किसी भी तरह की आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे फ़ेसबुक पे भी मेरी जो सईद एमडी कैट में आईडी है आप उस पे डीएम करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो ग्रुप में से लेके आप उस पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जैसे टाइम होगा आपको रिप्लाई मैं कर दूँगा। तो अभी के लिए भाई को इजाज़त दें, शुक्रिया।